Good morning, students of class 5th. Today we start our next chapter number 7. क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर के वो अपने चल रहे हैं. नोट्स वगैरह भी अपन ने स्टार्ट कर दिए थे, बट एक बार आज अपन चैप्टर को थोड़ा सा समझेंगे ब्रीफली. देखिए, चैप्टर है आपका मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज, मतलब कि जो पेड़ है हमारे दैनिक जीवन में उनका क्या महत्व है, क्या भव्यता वो रखते हैं हमारे आसपास का जो नेचर सराउंडिंग है उसके अंदर. तो इसमें सबसे पहले बात आता है फॉरेस्ट का. फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड थिकली कवर्ड विद द ट्रीज, शब्स एंड द मैनी अदर प्लांट्स. मतलब कि जो जंगल है आपका उसमें एक ऐसी लैंड है जो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, पौधे हैं, छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ वगैरह और भी बहुत टाइप के प्लांट्स हैं. तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है लैंड का उसको अपन बोलते हैं फॉरेस्ट. अ फॉरेस्ट प्रोवाइडेड अर्ली ह्यूमंस विद फायरवुड, नट्स, फ्रूट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर हार्श वेदर. अब पुराने ज़माने में जब आदि मानव वगैरह जो लोग जंगलों में रहते थे उन सबको भोजन, खाना, पानी की व्यवस्था जो होती थी वो जंगलों से होती थी. आज भी जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज रखते हैं. ठीक है, किस किस वेज के फॉरेस्ट से जो है ह्यूमंस को हेल्प मिलता है वो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बुक में दिए गए. जैसे कि फॉरेस्ट क्लीन द एयर फॉर अस. जैसा कि हम सभी को पता है कि जंगल जितने ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, हमारा एनवायरमेंटल उतना ही ज़्यादा क्लीन रहता है, साफ रहता है, हवा साफ रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है. ठीक है, फॉरेस्ट जनरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल. आपको पता है कि बादल जो होते हैं वो हरे पेड़ों से अट्रैक्ट होते हैं और जो बारिश होती है, रेनफॉल, उस लेवल को भी फॉरेस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. ठीक है, पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन से जो पानी बाहर आता है लीव से, उससे जो है बादल जो है अट्रैक्ट होते हैं, क्लाउड, एक्सेस वाटर. एंड इसके अलावा लकड़ियां हैं, फर्नीचर, बोट, वैगन, स्लेज, काउंटलेस अदर थिंग्स मेड ऑफ वुड. जो भी लकड़ी के आइटम बनते हैं वो सब हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. पेपर जो हम राइटिंग में काम में लेते हैं वो भी जंगलों से मिलता है. और भी अदर इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं जैसे कि बांस के जो है पौधे जो होते हैं, पेड़, बम्बू, ठीक है, इसेंशियल ऑयल्स है, रेजिन्स है, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें जंगलों से मिलती है. वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है, बहुत जंगली जानवर, वन्य जीव जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा हनी है, मीट है, स्किन है, लैक, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती है. इसके अलावा फॉरेस्ट जो है सोइल इरोजन से भी प्रिवेंट करते हैं. मिट्टी जो बारिश से, पानी से बह करके चली जाती है या फिर जो है हवा के साथ में उड़ जाती है, तो रूट्स जो होती है बड़े बड़े प्लांट्स की वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है और उस वजह से क्या होता है कि मिट्टी का कटाव भी नहीं होता. तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी फॉरेस्ट की और इस पूरे नेचर के लिए थी. अब फॉरेस्ट पीपल कौन से जो जंगलों में रहते हैं, अब हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट ऑफ द डिफरेंट ट्राइब्स है. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती है, जिनको ट्राइब्स बोलते हैं. और ये इनका कल्चर, इनका रहन सहन सब कुछ डिफरेंट है. ये इनकी लैंग्वेज है, इनके कस्टम्स, रीति रिवाज, इनके कॉस्ट्यूम्स, ये जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इनका वेशभूषा, परिधान, सब अलग अलग स्टेट में जो जनजातियाँ होती है जंगलों में रहने वाली उनका बदल जाता है. ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है कई जनजातीय लोगों का जो है वो घर है. यहाँ पर आपके कुछ जनजातियों के नाम दिए गए जैसे कि भील जनजाति ट्राइब, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इन जंगलों में पाई जाती है. ट्राइब कुमाई मणिपुर में है और अपाटनी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है. नागा जो जनजाति है वो नागालैंड, आसाम और मणिपुर में. इसी के अलावा गड्डी जो जनजाति है वो हिमाचल के जंगलों में पाई जाती है और बंजारा जनजाति जो है वो सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया के जंगलों में पाई जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइबल पीपल्स जो है वो जंगलों पर क्या क्या डिपेंडेंसी रखते हैं, क्या क्या मिलता है उनको फॉरेस्ट से. तो सबसे पहले बात करते हैं फूड के बारे में. फूड मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि टेमरिंड, कस्टर्ड एप्पल, वुड एप्पल, आंवला, एडिबल बेरीज, ये सारे मटेरियल एज ए फूड. वैरायटी ऑफ नट्स, ये सब ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो जंगलों से ही लेते हैं, जो जंगलों में ही रहते हैं. इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स में वुड है, ठीक है, लीव्स है, ग्रास है, ये सारे के सारे जो है घरों की छतों के निर्माण करने में, घर बनाने में इन सबको काम में लेते हैं. इसके अलावा फोडर, ग्रास, जो अपने गाय भैंसे वगैरह हैं उनको चराने के लिए, एनिमल्स के लिए. मेडिकल प्लांट्स, नीम है, सिनकोना है, आंवला है,
ये सब जो डिजीज़ वगैरह को, जो बीमारियाँ होती है जैसे मलेरिया वगैरह में सिनकोना से जो है औषधि बनाई जाती है, इन सब में काम में लिया जाता है। स्पाइसेज है, लौंग, सिनेमन, दालचीनी, क्लोव, ये सारे की सारी भी जंगलों से मिलती है। इसके अलावा अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में अगर अपन जाते हैं तो लीफ प्लेट है, पातल बनाते हैं, ये आप सबने खाना खाया होगा पातल के अंदर, वो जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है सूखी, उसी से बनाई जाती है। एक तरीके से इनका रोजगार भी है, ठीक है, वो भी पतले मार्केट में आती है, बिकती है। इसके अलावा टर्पेंटाइन है, टेनिन, गम्स, रेजिन, ये भी इनको टिंज से मिलता है। बम्बू बास्केट्स बनाते हैं उससे, ग्रास से ब्रूम्स और मैश, चटाइयाँ वगैरह बनाते हैं। रबर लेटेक्स से रबर बनता है। ऑयल निकालते हैं सीड से। साल और नीम से ये जो है साबुनें बनाते हैं। सैंडलवुड से ये जो है अपनी अगरबत्तियाँ जो होती है, परफ्यूम्स वगैरह, इनका निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर के ट्राइबल्स जो पीपल हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो पूरा का पूरा इकोनॉमिकली भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, और अपना जो रहन सहन होता है, खाना पीना, वो सब उस जंगल से ही लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी ट्राइब्स जो है इंडिया में पाई जाती है डिफरेंट स्टेट्स में, उनके कल्चर, कस्टम्स, वो सब मैंने आपको बताए। इसके अलावा होते हैं सीक्रेट ट्रीज, मतलब कि ऐसे पौधे जिनका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है हमारे इंडिया के अंदर, मतलब कि जिनको पूजा जाता है, या हम उनकी जो है धार्मिक आस्था, रिलीजियस फेथ जो होता है हमारा, ऐसे पेड़ों को, ऐसे ट्रीज को सेक्रेट ट्रीज कहा जाता है। और वो कौन कौन से जिनकी हम वर्शिप करते हैं, प्लांट्स की भी होती है, एनिमल्स की भी होती है, जैसे हम गाय को भी पूजते हैं। तो प्लांट्स के अंदर पीपल है, आंवला है, बनियन ट्री है, नीम का है, ये सारे सेक्रेट ट्रीज में आते हैं, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल्स जब भी कोई होते हैं तब हम इन पेड़ों की पूजा करते हैं। इनके चारों तरफ जो है डेकोरेटेड जो है फूल पत्तियां वगैरह सजा करके ये सब करते हैं। तो ये मान्यता है हमारे देश में कि वर्शिप ऑफ द सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ऐसे पेड़ों की, तो इससे समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, अच्छा आपका स्वास्थ्य रहता है, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं पेड़ों के अलावा फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन की, मतलब कि जंगलों की कटाई जो है वो फॉरेस्ट, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। लकड़ियों के लिए या हमारी जो रिसोर्सेज है उनका पूरा करने के लिए जो है हम जंगलों को काटते हैं, और एक्सेस में काटते हैं, जिसकी वजह से जंगलों का जो है कमी होती जा रही है, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसके कारण क्या क्या है, क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन? सबसे पहला कारण है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब कि मैनी ट्राइबल पीपल्स जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खेती करते हैं जंगल के अंदर। मतलब कि एक जगह पे कुछ समय तक के लिए रहेंगे जंगल में, वहाँ पर अपना जो है उस लैंड को काट करके क्लीन कर देंगे, वहाँ से पेड़ पौधों को काट देंगे, वहाँ पर 2 साल 3 साल जब तक उस मिट्टी में फर्टिलिटी है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते रहते हैं। जैसे ही उस मिट्टी में फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, वो नेक्स्ट प्लेस पे फिक्स हो जाते हैं। अब वो जमीन जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, वो लैंड, और उस लैंड में दोबारा जो है पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, एक तरीके से इनफर्टाइल लैंड हो गया, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन हो चुका है जंगल का। तो सबसे मेन कॉज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है क्रॉपिंग करना, बदल बदल करके, जो जंगलों के अंदर जो ट्राइबल पीपल्स है वो करते हैं। सेकंड सबसे बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स और सिटीज। बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, कस्बे बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट की बात चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जंगलों की कटाई हो रही है, क्योंकि लैंड एरिया चाहिए। सबसे बड़ा जो है अर्बनाइजेशन करने के लिए रिसोर्स जो चाहिए होता है वो होता है लैंड, और उसके लिए जंगलों की कटाई हो रही है। तो 2 सबसे बड़े रीजन है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है मैनी प्लांट्स और एनिमल्स का होम होता है फॉरेस्ट। हम सबको पता है कि जंगल के अंदर जंगली जानवर और बहुत से छोटे मोटे पेड़ पौधे वगैरह ये सब रहते हैं, और उन एनिमल्स का घर चला जाता है। सोइल इरोजन होता है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाता है, बारिश की अनियमितता हो जाती है, और जो डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग होने लगते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा जो है रेनफॉल जब होगा बहुत ज़्यादा, तो पेड़ पौधों जो ट्रीज हैं वो नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे, तो बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। एक्सेस जो है वाटर को रोकने के लिए जो मिट्टी है वो कट जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन से जो है पूरा क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, ठीक है, और पूरी ह्यूमिडिटी जो है उस डिफॉरेस्ट एरिया की जो थी वो सारी की सारी इफेक्टेड होती है। अब बात करते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अमृता देवी और उसके सेक्रीफाइस के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जोधपुर के एक महाराजा थे, और ये जोधपुर राजस्थान के उस जिले की कहानी है। ऐसा त्याग और ऐसा बलिदान जो है सिर्फ हमारे राजस्थान की धरती से ही देखने को आपको मिलेगा।
और इसमें सबसे पहले इस चिपको मूवमेंट का जो है वो जिक्र आपको कर रहा हूँ मैं कि खेजड़ी के जो विलेज था जोधपुर के अंदर, वहाँ जोधपुर के एक महाराजा थे, अपने महल के लिए लकड़ियों का जो चाहिए था उनको, उस संसाधन के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को जो है खेजड़ी विलेज से जो है खेजड़ी के पेड़ की जो है लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा। और वहीं पर जब वो अमृता देवी से मिले और जो उसी गांव की रहने वाली एक महिला थी, तो उसने अपने सोल्जर उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट करी सोल्जर्स ने कि हमें महाराजा का आदेश है, हम लकड़ी काट के यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला कि मैं इस पेड़ की लकड़ी आपको नहीं काटने दूंगी। और इस तरह से विलेजर्स ने डिसाइड किया कि अगर आप पेड़ की लकड़ियाँ में नहीं काटने दोगे तो हम जो है आपका सर गर्दन से अलग कर देंगे। मतलब कि जो अमृता देवी थी वो पेड़ के चिपक गई, उसको गोद में ले लिया, उसके हक कर लिया, तने से चिपक गई स्टेम से। लेकिन उन सिपाहियों ने ऐसा नहीं माना और उन्होंने एक के बाद अमृता देवी और उसकी तीनों बेटियों की हत्या कर दी। देखते ही देखते ये घटना पूरे गांव में फैल गई और इससे इंस्पायर्ड होकर के 363 विलेजर्स जो थे उस गांव के, उन सब के जो है अपने जीवन, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ओनली फॉर द ट्री ऑफ खेजड़ी, कि पेड़ को नहीं कटने देंगे। और यही एक इतिहास बन गया। जब राजा को घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत इस काम को रोका और अमृता देवी तब से अमर हो गई। उस गांव में आज भी मेला लगता है और ये इंस्पिरेशन, ये इंसिडेंट जो है चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब कि पेड़ों के चिपक गए थे खेजड़ी जो है विष्णुई समाज के लोग, तो ये एक मूवमेंट था। तो पेड़ पौधों को हमें बचाने के लिए बहुत कुछ करना अनिवार्य है। आज का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, इस सबको हमें समझना होगा। अब बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव और ओरन। धार्मिक जो पौधे थे, हमारे पेड़ थे, उनको एक ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं वो एक उसको इम्पोर्टेंट पार्ट मानती है। ए सेक्रेड ग्रूव और ओरन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सम ट्राइबल सोसाइटीज़। ओरन एक डेवलप्ड एरिया होता है जहाँ पर जो लोकल पीपल होते हैं उस एरिया के, वो ऐसे पेड़ पौधों को लगाते हैं और एक जंगल तैयार करते हैं। एंड द वर्ड ओरन इज संस्कृत वर्ड से जो है वहाँ से आया है, भाषा से, अरण्या, जिसका मतलब होता है जंगल। एक खुद डेवलप करना। आजकल देखा होगा आपने बहुत से लोग जो हैं वो जो लैंड होती है, मतलब कि सोशल सर्विस भी आप इसको मान सकते होंगे, कि खुद ही जो है छोटे छोटे पौधे लगा करके उस लैंड को जो है धीरे धीरे जो है हरा भरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। और जब 20-25 साल बाद होते हैं तो वो एक एरिया में एक फॉरेस्ट टाइप जो है तैयार हो जाता है। तो ये सारा का सारा था इस चैप्टर से रिलेटेड। लास्ट एंड फाइनल आता है एफोरेस्टेशन, जिसको अपन बोलते हैं वनोरोपण, या वनों को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ लगाए जाते हैं। प्लांटिंग मोर से मोर ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए। मतलब कि हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 4 लगाना अनिवार्य है। इसीलिए हर जुलाई को वन महोत्सव जो है भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के बारे में। राजस्थान में क्या क्या है, देखो, वाइल्ड लाइफ और सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स इज द प्रोटेक्टेड एरिया where the animals and plants are conserved। Is it clear? मतलब कि वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है एनिमल्स और प्लांट्स को। आप वहाँ पर एक्सटॉर्शंस नहीं कर सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते। हंटिंग इज प्रोबेबली बैंड होती है वहाँ पर पूरी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कंजर्व्ड प्लेस को अपन ने 2 भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं नेशनल पार्क्स, एक होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जंगली जानवर जैसे कि शेर वगैरह है, गोडावन है, ये सारी चीज़ों को, जो एनिमल्स हैं जो रेयरली हैं, अब कुछ जातियाँ ही बची है, उनको कंजर्व किया जाता है। और नेशनल पार्क्स में हमारे पक्षी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स भी होते हैं, और एक तरीके से टूरिज्म को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो हमारे राजस्थान में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से पार्क है, वो इस टेबल में दिया गया है जो हम कर चुके हैं नोट कॉपी में। रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। बाघ परियोजना भी यहाँ पर चला रखी है राजस्थान सरकार ने कई सालों से, और बाघ जो है टाइगर उसको कंजर्व किया जाता है, उसको उसके शिकार पर पाबंदी है। ये सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा केवला देवी नेशनल पार्क है, घना पक्षी अभ्यारण्य भी इसको बोला जाता है, ये भरतपुर में है। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो जैसलमेर के अंदर है, और सरिस्का नेशनल पार्क आपका अलवर में है, पांडुपुल भरतरी के पास। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजसमंद में है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रतापगढ़, और दारा सेंचुरी कोटा में है। अब ये सारे जिले, सारे डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के मैप में आपको पता है, जैसे भी क्वेश्चन आता है पीछे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हाईलाइट करिए तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप कर सकते हैं। इसके साथ में लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है चैप्टर का बच्चों, वो है फूड चेन। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक द टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर द फूड इज कॉल्ड ए फूड चेन। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम
जिसमें जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है, और वो जो टॉप पर बैठा है उस फूड चेन के अंदर, वो उस फूड चेन का किंग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्लांट से शुरू करते हैं तो प्लांट को कौन खाता है? डियर। हिरण घास खाती है, हिरण का शिकार कौन कर जाता है? टाइगर। तो ये एक फूड चेन बन चुका है। ऐसे अगर अपन घास की बात करें, दूसरा फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं तो ग्रास होपर, उसके बाद में ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को ईट कर लिया स्नेक ने, तो स्नेक यहाँ पर फूड चेन में टॉप पर बैठा है। ठीक है, तो खूब सारी टाइप की फूड चेन है। ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, बहुत सी तरह की फूड चेन है। एक जंगल में काफी तरह के फूड पैटर्न होते हैं, कौन किसको खाता है, और जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल है, जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है, वही सर्वाइव करता है। यही डार्विन का थ्योरी था। फूड वेब के बाद में बात करते हैं, ए सिस्टम ऑफ द इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। मतलब कि हर जानवर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर घास नहीं होगा तो हिरण नहीं रहेगा, हिरण नहीं रहेंगे तो जानवर, जो मांसाहारी जानवर है, टाइगर है, भेड़िया, इनके लिए शिकार नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं फूड वेब। इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड ए फूड वेब। इज इट क्लियर? इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर्स अपन ने 1 to 6 तक जो है वो इसके कर दिए हैं। नेक्स्ट जो भी होंगे 7, 8, 9, 10, 11 वो आपको बता दिए जाएंगे। इस वीडियो को आपको देखना है, चैप्टर को समझना है। ठीक है, धन्यवाद।